18 अप्रैल के दिन अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 का क्रू टेक ऑफ की तैयारी में मसरूफ था। इस फ्लाइट का सफर अमेरिका के आइलैंड स्टेट हवाई के शहर हीलो से शुरू होकर हवाई की कैपिटल होनोलुलु में खत्म होना था। हीलो और होनोलुलु के दरमियान सिर्फ 370 किलोमीटर का फासला है, जिसे प्लेन के जरिए 30-40 मिनट्स में तय किया जा सकता है। और यही वजह थी कि ये स्पेसिफिक प्लेन सुबह से 8 बार टेक ऑफ कर चुका था। दोपहर के तकरीबन 1 बजे फ्लाइट 243 के पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट बोर्ड करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक पैसेंजर नोटिस करती है कि प्लेन की बाहर बॉडी में एक क्रैक है, लेकिन वो ये सोचकर इस बात को टाल देती है कि भाई इतनी बड़ी जानी मानी रेप्यूटेबल एयरलाइन है, अगर वाकई इस क्रैक से कोई खतरा होता तो मेंटेनेंस वाले पहले ही आकर इस मसले को हल कर देते। और वो पैसेंजर बगैर किसी को इस क्रैक के बारे में बताए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, न जानते हुए कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब इस प्लेन की बात की जाए तो ये बोइंग का 737 था और पेपर पर इस प्लेन के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। इसको रूटीन चेकअप्स और रेगुलर मेंटेनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही था, लेकिन ये सब पेपर पे लिखा हुआ था क्योंकि असलियत कुछ और ही थी। फ्लाइट 243 हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ठीक 1:25 पर डिपार्ट करती है। प्लेन पे 95 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स और 90 सिविलियंस थे। प्लेन के कमांडिंग पायलट थे रॉबर्ट एल स्कॉन्सथाइमर, जिनका 8,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है, और को पायलट सीट पर बैठी थी 8,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस रखने वाली मेडेलिन टॉम्किंस। टेक ऑफ से कुछ ही देर बाद इस प्लेन में मौजूद 3 एयर होस्टेसेस पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट सर्व करना शुरू कर देती हैं। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। इस दिन वेदर भी काफी क्लियर था, तो टर्बुलेंस की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। सीट बेल्ट्स का साइन अभी तक शो हो रहा था क्योंकि स्पेसिफिक प्लेन मॉडल में जब तक प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंच जाता तब तक सीट बेल्ट्स का साइन नहीं हटता। टेक ऑफ से 20 मिनट गुजरने के बाद एयर होस्टेस सीबी लांसे के कपल को ड्रिंक सर्व कर रही होती हैं कि उसी वक्त अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। धमाके में प्लेन की फर्स्ट रो की रूफ का 18 फीट लंबा हिस्सा उखड़ गया, जिससे प्लेन में 35 स्क्वायर मीटर्स का सुराख हो गया। एयर होस्टेस सीबी लांसिंग जो उस वक्त कपल को ड्रिंक सर्व कर रही थी, कैबिन के अंदर रैपिड डिकम्प्रेशन होने की वजह से वो प्लेन से बाहर खींची गई। एयर होस्टेस जेन सेटो जो प्लेन के अगले हिस्से में थी, धमाके के वक्त उनके सर में कुछ लगने की वजह से उनकी स्कल फ्रैक्चर हो गई और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। और तीसरी एयर होस्टेस मिशेल होंडा को भी सर में कुछ लगता है, जिसकी वजह से उनके सर में गहरा जख्म हो गया, लेकिन वो अभी तक होश में थी। प्लेन में उस वक्त सख्त तबाही मची हुई थी। प्लेन से टूटा मलबा और लोगों का लगेज इधर उधर उड़कर लोगों को जख्मी कर रहा था, और इस वक्त प्लेन के अंदर 500 किलोमीटर पर आवर जितनी तेज हवा चल रही थी। इस सब कियोस्क के दरमियान एयर होस्टेस मिशेल होंडा बहुत ही मुश्किल से प्लेन की बैक साइड पर पहुंचती हैं और एयरप्लेन के टेलीकॉम सिस्टम से पायलट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे से पायलट्स का कोई जवाब नहीं आता। तो मिशेल को लगने लगता है कि शायद धमाके में पायलट्स को भी कुछ हो गया, तो वो पैसेंजर से जाकर पूछने लगती है कि भाई क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। अब आप जरा कुछ देर के लिए खुद को इस सिचुएशन में डालकर देखें। आप फ्लाइट 243 के अंदर बैठे हैं और प्लेन की रूफ में 35 स्क्वायर मीटर्स का सुराख है और मौत बिल्कुल आपके सर पे है, और इस सब के दरमियान आपकी आखिरी उम्मीद है कि शायद पायलट्स किसी तरह इस प्लेन को सेफली लैंड करा लें, लेकिन एयर होस्टेस आपसे आकर पूछती है कि क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है। तो भाई ये पायलट्स किधर गए? अब प्लेन में कंप्लीट डिकम्प्रेशन होने की वजह से पैसेंजर्स का प्लेन से बाहर खींचे जाने का खतरा तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब भी इस प्लेन के पैसेंजर्स 2 बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। पहली थी ऑक्सीजन की कमी। सी लेवल से अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होता जाएगा और 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन इतना ज्यादा कम हो जाता है कि आपको हाइपोक्सिया का खतरा हो जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, हाइपोक्सिया उस कंडीशन को बोलते हैं कि जब आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपको बेहोशी और यहाँ तक कि मौत का भी खतरा होता है। अब जो लोग पहले प्लेन में ट्रैवल कर चुके हैं उन्होंने वार्निंग तो सुनी होगी कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इमरजेंसी मास्क विल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ, लेकिन भाई यहाँ पर तो रूफ ही, और पिछली रोज में जहाँ ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हुए उनमें भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा था क्योंकि धमाके के वक्त प्लेन का ऑक्सीजन सिस्टम डैमेज हो गया। साथ ही साथ इस प्लेन के पैसेंजर्स -51 डिग्री सेल्सियस की तेज हवाएं बर्दाश्त कर रहे थे। ऊपर से इस प्लेन में बैठे सारे लोगों ने गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि हवाई एक गर्म जगह है, तो अगर ऑक्सीजन का भी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाता फिर भी कुछ देर में इन लोगों की ठंड से मौत हो जानी थी। ये सारी तबाही और कियोस में एक खुशी की बात थी कि प्लेन के दोनों पायलट सही सलामत थे और थैंकफुली उनके ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहे थे। धमाके के वक्त पायलट्स को एक जोरदार झटका महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जहां एक वक्त प्लेन की रूफ थी अब उन्हें वहां खुला नीला आसमान नजर आ रहा था, लेकिन पायलट्स पैनिक नहीं करते और फौरन अपने ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्लेन को सेफली लैंड करने की कोशिशों में लग जाते हैं।
और प्लेन को डिसेंट करते करते 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आते हैं। थैंकफुली ये सब 3 मिनट्स के अंदर ही अंदर हो गया, जिससे पैसेंजर्स को सांस लेने में आसानी हो गई और कम से कम हाइपॉक्सी का खतरा तो खत्म हुआ। और इससे 1 मिनट बाद प्लेन डिसेंट करते करते 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया, जहाँ टेम्परेचर भी बर्दाश्त के काबिल था। प्लेन में बैठे पायलट्स डिसीजन लेते हैं कि वो प्लेन को होनोलुलु के बजाय 40 किलोमीटर दूर मावी के एयरपोर्ट पे उतार दें, क्योंकि प्लेन की पहले से ही बुरी हालत थी और होनोलुलु तक पहुंचते पहुंचते प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो पायलट्स प्लेन को मावी एयरपोर्ट की तरफ घुमाते हैं, लेकिन उनके आगे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, हालिया काला समिट, एक 10,000 फीट ऊंची पहाड़ी जो प्लेन और एयरपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच थी। तो पायलट रॉबर्ट स्कॉन्सथैमर प्लेन की स्पीड को कम करते करते 300 किलोमीटर पर आवर तक ले आते हैं। इससे ज़्यादा स्पीड घटाई तो प्लेन के आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस हैं, क्योंकि रूफ उखड़ने की वजह से प्लेन पहले से ही आउट ऑफ बैलेंस था। तो इसी स्पीड को बरकरार रखते हुए वो बहुत ही आराम से प्लेन को पहाड़ी के साइड से गुजारते हैं, जिसके बाद पैसेंजर्स की भी जान में जान आती है कि कम से कम प्लेन के पायलट्स तो सही सलामत हैं और रूफ के बगैर भी प्लेन को ठीक ठाक चला रहे हैं। को पायलट मिमी टॉम्किंस 1:48 पर मावी एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करती हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर करके उन्हें इमीडिएटली रनवे क्लियर करने को कहती हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी क्रू जैसे एम्बुलेंसेज और फायर ट्रक्स को भी रेडी रखने के लिए बोलती हैं। लैंडिंग का वक्त करीब आता जा रहा था। पायलट लैंडिंग व्हील्स डिप्लॉय करते हैं, लेकिन इंडिकेटर शो करता है कि पिछले 2 लैंडिंग व्हील्स तो डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन अगला नोज व्हील डिप्लॉय नहीं हुआ। अब सिर्फ पिछले 2 व्हील्स के साथ लैंडिंग करना पॉसिबल तो है, जिसे बेली लैंडिंग भी कहते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में जहां प्लेन की पहले से ही बुरी हालत है, बेली लैंडिंग करने से प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर गलती से भी फ्यूल टैंक में स्पार्क हुआ तो पूरे प्लेन को आग लग जाएगी। लेकिन पायलट्स के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, तो वो सिर्फ 2 व्हील्स के साथ लैंडिंग करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे खड़ा एक शख्स जिसने बाइनोकुलर्स के जरिए प्लेन पे नजर रखी हुई थी, वो देखता है कि प्लेन का नोज व्हील भी सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो एयर कंट्रोल वाले पायलट्स को ये बात बताते हैं, जिसे सुनकर पायलट्स की भी जान में जान आती है, क्योंकि अब वो प्लेन को नॉर्मली लैंड कर सकते हैं। पायलट्स प्लेन को डिसेंड करना शुरू कर देते हैं। 3,000 फीट, 2,000 फीट, 1,000 फीट और फाइनली 1:58 पर प्लेन रनवे पर टचडाउन करता है और काफी झटके खाने के बाद अपनी जगह पर रुककर सेफली लैंड हो जाता है। इमरजेंसी क्रू जो रनवे के साइड पे ही खड़े थे, फौरन प्लेन की तरफ रश करते हैं और जख्मी पैसेंजर्स की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। प्लेन के अगले रोज में बैठे कुछ पैसेंजर्स को सीरियस इंजरीज थी, जबकि पिछले रोज में बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ नॉर्मल इंजरीज थी। बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उन्हें कोई इंजरी नहीं होती। लैंडिंग के बाद एयर होस्टेस मिशेल होंडा पैसेंजर्स को काउंट करती हैं और मिरेकलसली सारे पैसेंजर्स वहां मौजूद होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, एयर होस्टेस सीबी लांसिंग, जो धमाके के वक्त प्लेन से बाहर खींची गई। लेकिन फिर भी इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक कैजुअल्टी का होना बहुत बड़ी बात है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद सवाल उठता था कि हु इज टू ब्लेम, इस हादसे के पीछे आखिर सबसे बड़ा हाथ किसका है। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें पता लगता है कि इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा हाथ अलोहा एयरलाइंस की इंस्पेक्शन टीम का है। शॉर्ट फ्लाइट्स की वजह से स्पेसिफिक प्लेन हाई नंबर ऑफ प्रेशराइजेशन साइकिल से गुजर चुका था और इस प्लेन की बॉडी बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती रही, जिस वजह से इस प्लेन की बॉडी में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ गए। साथ ही साथ हवाई के ह्यूमिड वेदर की वजह से इस प्लेन की बॉडी के कुछ हिस्सों में जंग लगना शुरू हो गया, लेकिन अलोहा एयरलाइंस की इंस्पेक्शन टीम इन चीज़ों को डिटेक्ट ना कर सकी, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने अलोहा एयरलाइंस की इंस्पेक्शन प्रैक्टिसेस को हेविली क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद अलोहा एयरलाइंस और पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज की इंस्पेक्शन प्रैक्टिसेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स नजर आई। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।